हाँ तो मिस्टर टोनी द डफर, तुम्हारा लुत्फ दुबाला हुआ या नहीं, और अगर कहो तो अब मैं तुम्हें सिन्ने बलूगत तक पहुंचाऊं। फ्लोरा की तरह टोनी ने भी कुछ न समझने वाले अंदाज में पलकें झपकाईं और मैं उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में हंस पड़ा। मैंने कहा, जितने लोगों को बुलंदो बांग दावे करते देखा उन सब का हशर तुम जैसा ही हुआ। डींगे हाँकने वालों की वुक्कत मेरी नजरों में किसी रेंगने वाले गधे से ज्यादा नहीं होती। टोनी इस बार भी खामोश ही रहा। उसके आसाब बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए थे। बात थी भी ऐसी ही, वो एक यकीनी जीती हुई बाजी हार गया था। अगर उसका दिमाग उलट जाता तो भी कोई ज्यादा काबिल ताज्जुब बात नहीं थी, लेकिन इस असना में फ्लोरा खुद को संभालने में कामयाब हो गई। वो बेड से उठी और झपट कर मेरे पास आ गई। उसने हाँफते हुए कहा, सुनो, तुम यहाँ से निकल जाओ। जो कुछ हो चुका है उसे मैं किसी न किसी तरह संभाल लूंगी। मैंने कहा, नहीं फ्लोरा माय डियर, एडम डी फ्लॉक का किसी जगह से चले जाना इस कदर आसान नहीं है जितना तुमने समझ रखा है। जब तक सारे मामला तय नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मुझसे ये बात मत कहना। फ्लोरा खौफजदा से अंदाज में चंद कदम पीछे हट गई। उसने बेबसी से कहा, तुम आखिर हो क्या भला? निहत्ते होकर भी तुमने 2 मुसल्ला गुंडों को काबू में कर लिया और अब मेरी बात भी नहीं मान रही। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी बात न मानकर तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तुम वाकई बड़े अहमक हो। मैंने एडगर और टोनी की तरफ इशारा किया। कहा, मेरा नाम एडम डी फ्लॉक है और मैं मुश्किलात से नहीं घबराया करता। इसकी एक छोटी सी मिसाल तुम्हारे सामने है। वो अपने माथे पर हाथ मारकर बोली, तुम समझते क्यों नहीं? इन लोगों की तो औकात ही कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी बात मानो, अब भी यहाँ से चले जाओ वरना मालूम नहीं क्या हो जाए। मैंने बुलंद आवाज में कहा, मैं सब समझ रहा हूँ हनी। ये दोनों बहुत छोटे लोग हैं, तभी मामूली सी रकम की हार बर्दाश्त नहीं कर सके। मुमकिन है इनके कुछ और मददगार भी हों, मगर मैं किसी से नहीं डरता। मेरा नाम एडम डी फ्लॉक है, समझी? टोनी कुर्सी पर साकित बैठा हम दोनों को देख रहा था। एडगर दरवाजे के साथ बेहिस्सो हरकत पड़ा था और मैं रिवॉल्वर बदस्त फ्लोरा के मुकाबिल खड़ा था। फ्लोरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे यहाँ से जाने पर किस तरह रजामंद करे। उसे मुझसे हमदर्दी हो गई थी और इसी वजह से वो मेरे साथ भलाई करने की ख्वाह थी, वरना उसकी बला से मुझ पर कुछ भी गुजरती उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। उसने बड़ी बेबसी से कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने निहायत सादगी से कहा, तुम मेरी लक हो। इसके अलावा मैं कुछ और समझना भी नहीं चाहता। वो बोली, अगर तुम वाकई ऐसा समझते हो तो क्या तुम मेरी एक मामूली सी बात भी नहीं मान सकते? इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में मिल लूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैंने कहा, तुम एडम डी फ्लॉक को मैदान छोड़ने की तलकीन कर रही हो और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये किसी कीमत पर मुमकिन नहीं है। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं टलूंगा। रही ये बात कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं इन धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। तुम मुझसे मिलो या न मिलो, लेकिन मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने एडम डी फ्लॉक को ललकारा है। मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। फ्लोरा जिच हो गई, बोली, तुम आखिर हो क्या चीज? तुम पर किसी बात का भी असर नहीं होता। मैं टोनी को मौका दे रहा था। मुझे यकीन था कि मुझे गाफिल पाकर वो मुझ पर हमला करने की कोशिश जरूर करेगा। दूसरी तरफ ये भी था कि मैं एक खास मकसद के तहत क्राउन नाइट क्लब में दाखिल हुआ था। अगर मैं टोनी और एडगर जैसे गुंडों से उलझ कर लौट जाता तो मेरा वक्त जाया ही होता। मेरा ख्याल था कि जल्द या बदेर कोई ना कोई मुदाखलत जरूर करेगा, लेकिन अब मुझे अपने ख्याल पर नजरसानी करना पड़ी। अगर किसी जानिब से मुदाखलत होती तो अब तक हो चुकी होती। मैंने फ्लोरा की आंखों में देखते हुए कहा, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि तुम किस बात से खौफजदा हो। मुझे यूं महसूस होता है जैसे तुम्हें कोई खौफ है और तुम मुझसे बात करते हुए हिचकिचा रही हो। फ्लोरा बड़बड़ाई, जो शख्स अपना दुश्मन खुद हो जाए कोई और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर वो ऊंची आवाज में बोली, तुम्हारा जो जी चाहे करो, मैं अब किसी मामले में मुदाखलत नहीं करूंगी। जिस वक्त फ्लोरा ये बात कह रही थी मेरी पुश्त टोनी की तरफ थी। मैंने महसूस किया कि जुमला खत्म करते करते फ्लोरा की आंखें खौफ से फैल गई थीं। यकीनन टोनी मुझ पर हमला करने के लिए हरकत में आया था। मैं बड़ी फुर्ती से पलटा। टोनी ब्रीफकेस लिए मुझ पर झपट रहा था। मुझे पलटते देखकर वो मुझ पर हमला कर बैठा, लेकिन मैंने न सिर्फ उसका वार खाली दिया बल्कि उसकी ठोड़ी पर पूरी कुव्वत से एक घूंसा भी रसीद कर दिया। टोनी के हलक से दर्द में डूबी हुई एक कर्राह खारिज हुई और वो उछल कर दूर जा पड़ा। ब्रीफकेस उसके हाथ से छूट गया था और उसने दोनों हाथों से अपनी ठोड़ी दबा रखी थी। मैं लपक कर उसके सर पर पहुंच गया और गिरेबान से पकड़कर उसे खींच कर खड़ा कर दिया। मैंने उसे झंझोड़ कर कहा,
तुम्हें कुछ अंदाजा हुआ टोनी कि तुम्हारी हैसियत मेरे मुकाबले में क्या है? टोनी ने अटक अटक कर कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। उसकी बाछों से खून बह रहा था। मैंने उसे एक जोरदार धक्का दिया और वो एक बार फिर लड़खड़ाता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। मैंने कहा, तुमने मुझसे माफी मांगी है टोनी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन अब जो कुछ मैं तुमसे पूछूंगा, अगर तुमने उसके दुरुस्त जवाब न दिए तो मैं तुम्हारी किसी टूट फूट का जिम्मेदार नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि मुझे क्लब के अंदर घेरने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई? टोनी का चेहरा मेरे पहले ही सवाल पर तारीख हो गया, लेकिन वो बुज़दिल आदमी था। अगर बुज़दिल न होता तो एडगर के साथ मिलकर मुझे न घेरता। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे गलत बयानी करता। उस वक्त वो किसी तरह अपनी जान छुड़ाने के दर पे था। उसने उठकर बैठते हुए कहा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। जिसे तुम अपनी लक कह रहे हो वो इस क्लब की तनख्वाह याफ्ता है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे गलत बयानी मत करना, मगर तुमने इब्तिदा ही गलत बयानी से की। बताओ तुम्हारा क्या हशर करूं? टोनी ने खौफजदा से अंदाज में कहा, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। तुम इससे खुद पूछ लो ये क्लब की मुलाजिम है या नहीं। मैंने कहा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर फ्लोरा क्लब की मुलाजिम है तो इससे मेरे मुसीबत में फंसने का क्या ताल्लुक? वो बोला, ये तुम्हें फांस कर यहाँ लाई थी और इसी ने तुम्हें हरवाया था। इसका काम यही है और इस बात की इसे तनख्वाह मिलती है। मैंने फ्लोरा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और टोनी से कहा, ये एहसास भी नहीं है कि तुम किस दर्जे की दरोह गोई कर रहे हो। फ्लोरा ने मुझे हरवाया नहीं बल्कि जितवाया है। मुझे इससे गरज नहीं कि ये किसकी मुलाजिम है और क्या करती है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि ये मेरी लक है। और दूसरी बात ये कि मुझसे गैर मुतल्लिक बातें मत करो। जो सवाल मैंने किया था मुझे उसका जवाब चाहिए। टोनी ने अटक अटक कर कहा, मैं और एडगर भी इस क्लब के मुलाजिम हैं। हम यहाँ आने वालों को शार्पिंग करके हराते हैं जिसके इवज हमें माकूल रकम मिलती है। मैंने कहा, तो ये बात है। मैंने तफहीमी अंदाज में यूं सर हिलाया जैसे टोनी ने कोई इंकिशाफ किया हो, हालांकि मैं इस हकीकत से पहले ही बाखबर था। मैंने कहा, लेकिन तुम किस किस्म के शार्पर हो कि मैं तुम्हारे सामने से जीत कर उठा? वो बोला, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। जब किस्मत किसी के साथ होती है तो शार्पिंग करने के बावजूद हम हार जाते हैं, लेकिन हम उस शख्स से बाद में रकम छीन लेते हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम लोग बड़ा नेक काम करते हो, लेकिन जब मैं रकम तुम्हारे हवाले करने को तैयार था तो फिर तुमने बात क्यों बढ़ाई? टोनी अपने होंठों पर जबान फेर कर रह गया। उसके मुंह से कोई आवाज न निकल सकी। मैंने कहा, इसलिए ना कि तुम्हारी नीयत फ्लोरा पर खराब हो गई थी। तुम्हारी और फ्लोरा की हैसियतों में ऐसा फर्क होगा कि फ्लोरा तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ बन के रह गई होगी, लिहाजा तुमने इस मौके से फायदा उठाने का फैसला किया। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? टोनी ने इस बात में सर हिलाया। उसकी सारी अकड़ फून निकल कर रह गई थी और वो खौफजदा भी नजर आने लगा था। अचानक दरवाजे का हैंडल घूमता दिखाई दिया। मैंने बेइख्तियार रिवॉल्वर का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया, मगर अंदर आने वाली एक हसीनो जमील लड़की थी। कमरे का मंजर देखकर उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उसने बमुश्किल कहा, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने रिवॉल्वर की नाली झुका ली। बेपरवाही से कहा, कोई खास बात नहीं है। कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई थी जिन्हें हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा, फिर टोनी और एडगर को देखा। उसने टोनी से कहा, बॉस तुम लोगों को तलाश कर रहा है, लेकिन तुम लोग मेरी ख्वाबगाह में क्यों दाखिल हुए और ये शख्स कौन है? फ्लोरा ने सरगोशियाना अंदाज में कहा, मैं तुमसे कह रही थी यहाँ से चले जाओ, मगर तुम नहीं माने, अब भुगतो। मैंने बुलंद आवाज में कहा, अच्छी लड़की, ये बात मुझसे पूछो। ये लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए थे और फ्लोरा के लिए भी इनके अज़ाइम अच्छे नहीं थे। उसने हैरत से कहा, मगर तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने कहा, मैं पहली बार यहाँ आया था और इस मेहरबान लड़की फ्लोरा के साथ फ्लैश खेलने गया था। ये दोनों खेल में मुझसे हार गए थे। मैं जीती हुई रकम लेकर जा रहा था कि इन्होंने हम दोनों को इस राहदारी में रोक लिया और रिवॉल्वर की नाल पर इस कमरे में ले आए। मैं रकम इनके हवाले करने को तैयार था, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ये फ्लोरा पर बुरी नजर डालें। इन्हें इस हाल को मैंने पहुंचाया है। फ्लोरा के अंदाज से यूं मालूम हो रहा था जैसे उसके जिस्म में जान ही न रह गई हो। शायद वो इस बात से खौफजदा थी कि कहीं ये बात दूसरे लोगों तक न पहुंच जाए। उसे ये खौफ होगा कि मालूम नहीं मेरे साथ किस किस्म का सलूक किया जाए। उस लड़की ने पूछा, अहाते में जो मर्सिडीज खड़ी है वो तुम्हारी है? मैंने कहा, हाँ, वो मेरी ही गाड़ी है। मगर तुम्हें उस गाड़ी का इल्म कैसे हुआ? वो बोली, बॉस बहुत परेशान है। एडगर, टोनी और फ्लोरा का कोई पता नहीं चल रहा था और फिर एक मर्सिडीज अहाते में मौजूद थी जिसका कोई दावेदार भी नहीं था। पूरा क्लब खाली हो चुका है और अब अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो भी ये मुमकिन नहीं है कि तुम बॉस की इजाजत के बगैर यहाँ से बाहर निकल सको। लिहाजा मेरा मशवरा है कि बॉस से मिल लो।
बॉस से मिलने की नवीद सुनकर फ्लोरा का चेहरा तारीक हो गया। मैंने उसे महसूस किया मगर उस पर तवज्जो दिए बगैर बोला, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा बॉस कौन है और उससे मुलाकात किस तरह मुमकिन है। लड़की बोली, तुम बस मेरे साथ आओ, और वो वापसी के लिए पलट गई। फ्लोरा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश तुम मेरी बात मान लेते, अब देखो तुम पर क्या गुजरती है। मैंने फ्लोरा के शाने पर हौले से थपकी दी, कहा, तुम मेरी लक हो फ्लोरा, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। टोनी उठ खड़ा हुआ था और हमारे साथ साथ इस तरह चल रहा था जैसे किसी कैदी को मक्तल की तरफ ले जाया जा रहा हो। हम लोग मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर एक और जीने से होकर पहली मंजिल पर वाक़े एक ऐसे कमरे के सामने पहुंचे जिस पर मैनेजर के नाम की तख्ती लगी हुई थी। नौवारिद लड़की ने दरवाजे पर हौले से दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गई। हम सब बाहर ही रुक गए थे। टोनी और फ्लोरा का बुरा हाल हो रहा था जबकि मैं निहायत बेपरवाही से इधर उधर देख रहा था। हम लोग चंद मिनट यूं ही खड़े रहे, फिर कमरे का दरवाजा खुला और उसी लड़की ने सर बाहर निकाल कर कहा, तुम सब अंदर आ जाओ। सबसे पहले मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए, लेकिन मैं फ्लोरा का हाथ पकड़ना नहीं भूला था। उसने मुझसे हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की थी मगर ये उसके लिए कहाँ मुमकिन था। चुनाचे बॉस के कमरे में इस तरह दाखिल हुआ कि मेरे दाएं हाथ में रिवॉल्वर था और बाएं हाथ से मैंने फ्लोरा का हाथ पकड़ रखा था जबकि टोनी मेरे अक़ब में था। कमरे में दाखिल होते ही भारी तनोतोश वाला वो शख्स नजर आया जो एक बड़ी मेज के अक़ब में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। उसके सर पर बाल न होने के बराबर थे, लेकिन उसके बावजूद उसे देखकर किसी कटखने कुत्ते का तस्वुर जहन में उभरता था। मुझे हैरत हुई कि वो शख्स रात के 3 बजे ऑफिस में क्यों बैठा हुआ है। उसने काट खाने वाले अंदाज में कहा, तुम्हें मेरे कमरे में रिवॉल्वर समेत दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? मैंने बड़े अदब से कहा, ये आपके मातहत मिस्टर टोनी का रिवॉल्वर है जनाब, मैंने इनसे छीना था। मुझे यहाँ के आदाब मालूम नहीं थे, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो मैं ये रिवॉल्वर आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। मैंने फ्लोरा का हाथ छोड़ा और रिवॉल्वर दोनों हाथों में रखकर उसके सामने पेश कर दिया। उसने अपने मखसूस काट खाने वाले अंदाज में कहा, मेज पर रख दो। और मैंने न सिर्फ रिवॉल्वर मेज पर रखा बल्कि एक कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल बैठ गया। वो गुर्राया, ये क्या बेहूदगी है, किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो फॉक्स स्ट्रीट के सामने बगैर इजाजत बैठ जाए, तो इसका नाम फॉक्स स्ट्रीट है। मैंने सोचा और ऊंची आवाज में कहा, किसी और में नहीं होगी मगर देख लो, एडम डिफ्लॉक तुम्हारे सामने बैठा है। टोनी एक तरफ मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। हमें यहाँ लाने वाली लड़की भी खड़ी थी मगर उसका अंदाज मौतबाना था और वो फॉक्स स्ट्रीट की कुर्सी के अक़ब में खड़ी थी। शायद वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। फॉक्स स्ट्रीट के अक़ब में मौजूद लड़की ने कहा, तुम्हें बॉस के सामने अदब मलहूज खातिर रखना चाहिए। बेअदबी का मुजाहरा करके तुम अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर लोगे। मैंने उसे कोई जवाब देने के बजाय फ्लोरा को मुखातिब किया, कहा, तुम क्यों खड़ी हो फ्लोरा? वो दरवाजे के पास खड़ी थी। मैंने कहा, ये कुर्सियां किस लिए हैं, आओ यहाँ बैठ जाओ। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर फ्लोरा के जिस्म में लर्जिश सी पैदा हो गई है, जबकि फॉक्स स्ट्रीट का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया था और उसने मेज पर रखा हुआ टोनी का रिवॉल्वर उठा लिया था। मगर मैंने बज़ाहिर उसे कोई अहमियत नहीं दी थी, जबकि दरहकीकत मैं किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार था। कमरे में एक अजीब किस्म के तनाव की सी कैफियत पैदा हो गई थी जिससे सिर्फ मैं ही बेनियाज था। मैंने फ्लोरा को अपनी जगह से न हिलते देखकर सख्त लहजे में कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन मैं हुक्म अदूली बर्दाश्त नहीं करता। मुझे मालूम था कि फॉक्स स्ट्रीट पर कयामत गुजर रही है। उसके मातहतों के सामने उसकी तौहीन हो रही थी। ऐसे में इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा अंदाजा था कि फॉक्स स्ट्रीट उन लोगों में से है जो कोई भी कदम उठाने से कबल अच्छी तरह गौर खौज कर लेने के आदी होते हैं। उसके बावजूद भी मैं पूरी तरह होशियार था। मुबादा कि वो गुस्से से बेकाबू होकर मुझ पर फायर कर बैठे। फॉक्स स्ट्रीट ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए खासे नरम लहजे में कहा, एडोना मुझे सब कुछ बता चुकी है। उसकी आवाज गुस्से की शिद्दत से भारी हो रही थी। मैंने बेपरवाही से कहा, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं फ्लोरा को बिठा दूं। तुम्हें शायद मालूम ना हो, ये मेरी लक है। जब तक ये मेरे साथ है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं अपनी जगह से उठकर फ्लोरा के नजदीक गया और उसे बाजू से पकड़ लिया। फिर कहा, मेरी मौजूदगी में तुम्हें मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट से डरने की कतन जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने फ्लोरा के बाजू पर दबाव बढ़ा दिया और वो ना चाहते हुए भी कदम उठाने पर मजबूर हो गई। वो तो खैर एक नाजुक सी लड़की थी। अगर मैं तवाना शख्स का भी बाजू पकड़ लेता तो वो मेरे इशारों पर नाचने पर मजबूर हो जाता। फॉक्स स्ट्रीट ने भर्राई हुई आवाज में कहा, बैठ जाओ फ्लोरा। गालिबन उसने फैसला कर लिया था कि अपनी बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ खुद भी वही कहे। वो बोला, मिस्टर एडम हमारे मेहमान हैं, इनकी ख्वाहिश का एहतराम करो। मैंने खुश होकर कहा, देखा मैंने कहता था कि मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट बहुत अच्छे आदमी हैं। फ्लोरा मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई।
मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, तो मिस एडोना ने तुम्हें मुख्तसरन सब कुछ बता दिया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे क्लब में यही सब कुछ होता है? फॉक्सट्रेट ने मुझे जवाब देने के बजाय सर्द लहजे में टोनी को मुखातिब किया। टोनी, तमाम वाकयात मुझे तफसील से बताओ। टोनी ने किसी ग्रामोफोन की तरह बजना शुरू कर दिया। वो तमाम वाकयात बिला कमोकास्त सुना रहा था। शायद उसके अंदर फॉक्सट्रेट के सामने झूठ बोलने की हिम्मत न थी, लेकिन उसने फ्लोरा के बारे में कुछ न कहा। टोनी के खामोश होते ही मैंने कहा, मैं रकम इन लोगों के हवाले करने के लिए तैयार था मिस्टर फॉक्सट्रेट, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ये लोग फ्लोरा पर हाथ डालें। फॉक्सट्रेट ने कहा, क्या इन्होंने इस किस्म की कोई बात कही थी? मैंने कहा, बहुत वाज़े अल्फाज में, बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये लोग फ्लोरा के साथ जो कुछ भी करेंगे मेरी आंखों के सामने करेंगे। फॉक्सट्रेट बोला, जवाब दो टोनी, जो कुछ मिस्टर एडम ने कहा है वो किस हद तक दुरुस्त है? उसके लहजे में बला की सफाकी थी। टोनी कुछ न बोला, उसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया। फॉक्सट्रेट बोला, तुम दोनों का जुर्म नाकाबिल माफी है टोनी। तुम दोनों मुसल्लह अफराद मिलकर एक आदमी पर काबू नहीं पा सके और तुमने फ्लोरा पर बुरी नजर डालकर क्लब के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। फॉक्सट्रेट ने कोई बटन दबाया और उसके ऑफिस के दोनों पहलुओं की जानिब नजर आने वाले दरवाजे खुले और दोनों दरवाजों से दो दो मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। चारों के हाथों में स्टेन गन्ने थी। फॉक्सट्रेट ने कहा, इसे ले जाओ और मेरे अगले हुक्म तक इसे कैद में रखो, और 5 नंबर से एडगर को भी उठवा लेना, वो वहां बेहोश पड़ा है। टोनी गिड़गिड़ाने लगा, रहम करो बॉस, रहम करो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मगर ऐसा मालूम होता था कि फॉक्सट्रेट के कानों तक उसकी आवाज ही न पहुंच रही हो। यही हाल उन लोगों का भी था जो कमरे में दाखिल हुए थे। टोनी बुरी तरह चीख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और फरियादें कर रहा था, मगर वो लोग उसे घसीटते हुए वहां से ले गए। फॉक्सट्रेट मुझसे मुखातिब हुआ, तुमने देखा फॉक्सट्रेट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले का अंजाम क्या होता है? मैंने बेपरवाही से कहा, अगर ये इत्तला है तो फाजिल है, और अगर धमकी है तो इसे वापस ले लो, वरना राय गां जाएगी। वो बोला, मेरे एक इशारे पर तुम्हारे साथ भी यही सुलूक हो सकता था, मगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने कहा, मुझे छोड़कर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, इसमें भी तुम्हारा कोई मफाद होगा। वो बोला, तुम जुर्रतमंद जरूर हो, मगर तुम्हारी जुर्रत अहमकाना हद तक बड़ी हुई है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। मैंने कहा, आज तक तो नहीं हुई, और मुस्तकबिल के बारे में मैं पेशनगोई करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई हसरत हो तो उसे जरूर पूरा कर लेना। फॉक्सट्रेट ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? जानते हो इसके नतीजे में तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है? मैंने कहा, मैंने कभी अंजाम की परवाह नहीं की, न ही मुझे चैलेंज करने और बड़ाई करने और बड़ाई हाँकने का शौक है। दावे करने से मुझे सख्त नफरत है। बस इतना जानता हूँ कि एडम डी फ्लॉक को जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फॉक्सट्रेट की आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हो गई। उसने नरम लहजा इख्तियार किया, बोला, तुम्हारा नाम अजीब सा है, क्या ये तुम्हारा असली नाम है? मैंने कहा, अपना असल नाम तो मुझे खुद भी याद नहीं है, इसलिए कि अब यही मेरा असल नाम है। माँ बाप ने कुछ और नाम रखा था, लेकिन बाद में ये नाम दे दिया। वजह यह बताई जाती है कि बचपन में जिस काम में हाथ डालता था वो हो जाता था। लोग समझते थे कि काम अंधी में हो गया। ऐसा इतनी कसरत से हुआ कि मुझे डी फ्लॉक कहा जाने लगा। एडम मेरा पसंदीदा नाम है, लेकिन मैंने एडम डी फ्लॉक को मुस्तकिल नाम के तौर पर इख्तियार कर लिया। आज भी लोग यही समझते हैं कि कामयाबियां इत्तेफाकन ही मेरे हिस्से में आती हैं, लेकिन हकीकत से सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ। हर कामयाबी के हुसूल के लिए मैं सख्त मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर कामयाबी होती है। फॉक्सट्रेट ने पूछा, एडगर और टोनी बहुत माहिर लोग हैं, तुमने इन्हें किस तरह हराया? मैंने कहा, मेरे जानने वाले तो यही समझते हैं कि मैं इत्तेफाकन ही जीत गया हूँ, लेकिन ये गलत है। एक शार्पर को शिकस्त देने के लिए उससे ज्यादा माहिर शार्पर की जरूरत होती है। आम आदमी तो किसी शार्पर को शिकस्त दे ही नहीं सकता। फॉक्सट्रेट ने कहा, मैं नहीं मान सकता, तुम यहाँ अजनबी हो, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि यहाँ पत्तों पर किस किस्म के निशानात लगाए जाते हैं। मैंने कहा, तो फिर दूसरे लोगों की तरह तुम भी तस्लीम कर लो कि मेरी जीत महज इत्तेफाकन ही हुई है। फॉक्सट्रेट बड़बड़ाया, ये भी मुमकिन नहीं है, क्या तुम मेरे सामने शार्पिंग का अमली मुजाहिरा कर सकते हो? मैंने कहा, मैं उमूमन इस किस्म के मुजाहिरों से गुरेज करता हूँ, लेकिन तुम चूंकि मुझे पसंद आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये मुजाहिरा जरूर करूंगा, मगर इसके लिए शर्त यह है कि पत्ते निशान वाले न हों। फॉक्सट्रेट ने एडोना को गड्डी लाने का इशारा किया और एडोना अंदरूनी कमरे की तरफ चली गई। चंद ही लम्हों में ताश की एक नई गड्डी हाथों में लिए नमूदार हुई। फॉक्सट्रेट ने उसे गड्डी मेरे हवाले करने का इशारा किया। मैंने कहा, नहीं फॉक्सट्रेट, गड्डी तुम अपने हाथ से खुद खोलोगे, जोकर निकालने के बाद पत्ते फेंट कर फ्लोरा से कटवाओगे और हम तीनों के दरमियान तकसीम करोगे, मैं खुद कुछ भी नहीं करूंगा। फॉक्सट्रेट ने मुझे हैरत से देखा।
बोला जब तक कुछ भी नहीं करोगे तो फिर मुजाहिरा किस चीज का करोगे। मैंने कहा ये भी तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम पत्ते बांट चुके होगे। फॉक्सट्रेट ने मेरे कहने पर अमल किया। मेरी तमाम तर तवज्जो सिमट कर उसके हाथों पर मरकूज हो गई। मैंने कहा अब जबकि पत्ते तकसीम हो चुके हैं मैं ये बता सकता हूँ कि कौन जीतेगा। तुम पत्ते उल्टा कर देख लो। फ्लोरा के पास सबसे अच्छे पत्ते गए हैं। फॉक्सट्रेट ने तीनों के पत्ते उल्टा कर देखे। मेरे कहने के ऐन मुताबिक फ्लोरा के पत्ते सबसे अच्छे थे। फॉक्सट्रेट हैरान हो गया।